जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हालचाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैथ्स का एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। वन वन करके जो है हम लोग चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, उसके एक्सरसाइज को समझ रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। तो साथ साथ में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का भी क्लास बहुत जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी ज़रूर कराएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे। इसके अलावा कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस का भी क्लास जो है हम करा देंगे, ताकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप जो क्लासेज को कर रहे हो इससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से तैयारी करने में हेल्प करेगा। इसलिए क्योंकि जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो और समझ पाते हो कि जो है कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा है, उसका जो है सॉल्यूशन किस हिसाब का होना चाहिए, ये सब कुछ जो है आपको पता चल जाता है और आप ये समझ पाते हो कि इस चैप्टर में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो वहां पर आप और ज्यादा ध्यान देते हो, ताकि रिवीजन करते समय पूरा चैप्टर नहीं बल्कि उस वीक वाले पोर्शन को ही ध्यान दे करके जो है सुधारने की कोशिश की जाए, ताकि जो है आपका समय भी बचे और एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी भी हो जाए। तो इसके लिए ही इस चैनल पर जो है हम लोग आए हैं और आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। यहाँ पर इस चैनल का मेन मोटो जो है आपको सिर्फ रटवाना नहीं है, आपको ये सिखा देना है कि आप एक बार जब कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो उसके बाद जो है जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो है कॉन्सेप्ट बेहतर होता चला जाएगा और आप उस चीज में धीरे धीरे मास्टर हो जाओगे। इतने बेहतरीन तरीके से आप उसको सीख जाओगे कि अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया जाए तो आप आसानी से जो है उसका जवाब दे सकते हो, बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ही बिना किसी भी टेंशन को लिए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आज के इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। इससे पहले हम बता दें कि इस चैप्टर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्योंकि एक जो है वो लॉन्ग में क्वेश्चन जो है हमेशा ही यहाँ से रहता है और वो भी कम मार्क्स के लिए नहीं होता है, 2 मार्क्स के लिए भी नहीं होता है, ये सीधे के सीधे जो है 5 मार्क्स के लिए जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए, और वो भी ग्राफ वाला रहता है। कौन सा? ग्राफ वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट है और आपको जो है समय है लगभग 10 मिनट का समय अगर आप दे सकते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के भी ढेर सारे क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो है इससे आता है। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इसको बेहतरीन तरीके से जो है समझने वाले हैं और इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं बल्कि फोड़ डालेंगे, ये जो है मेरा विश्वास है। इसलिए क्योंकि कई सालों से जो है इस चैप्टर को और इस पूरे सब्जेक्ट को हम पढ़ाते आ रहे हैं, तो हमको जो है एक बहुत अच्छा आइडिया है कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जो है टेस्ट पेपर एनालिसिस, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस तो हम करते ही रहते हैं। उस बेसिस पर हम इसका इम्पोर्टेंस जो है बता रहे हैं कि अगर 5 आउट ऑफ स्टार्स देने हो ना, हमको 5 स्टार में से इसको रेटिंग करना हो, तो इस चैप्टर को हम 4 स्टार दे करके जो है रेटिंग करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो है चैप्टर हो गया, आपका नाम है इसका यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोग जो है जो भी बहुपद देखे हैं वो क्या था? एक चर वाले बहुपद थे। जैसे अभी चाहे वो जो है अगर हम 3x + 5 लिखे या 3x² + 2x प्लस या -5 लिखे, तो ये सब जो है बहुपद था। ये सब क्या है? बहुपद है। लेकिन अगर इसी को हम 0 के साथ इक्वेट करा दे या किसी दूसरे नंबर के साथ इक्वेट करा दे, कोई दूसरा नंबर भी हम यहाँ पर रख दे, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे समीकरण। जब बराबर में कोई चीज हम रख देते हैं तब उसको बोला जाता है समीकरण। और अगर घात 1 है, जैसे ये रैखिक बहुपद था तो उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे, और ये द्विघात बहुपद है तो ये द्विघात समीकरण बनाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हमारे सिलेबस में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है केवल और केवल एक
रैखिक समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? रैखिक समीकरण, और वो भी दो चर वाले, यानी कि केवल और केवल x में नहीं, x के साथ साथ y भी हो सकता है, यानी कि दो चर होगा उसमें, या तो x और y होगा, या a और b होगा, या C और D होगा, या M और N होगा, या नहीं तो S और T होगा। इस तरीके से कोई भी जो है A to Z वेरिएबल बताए थे आपको, पहले ही सिखा चुके हैं, तो उस वेरिएबल में से कोई भी जो है दो वेरिएबल यहाँ पर होगा, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। अब जो है इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको जल्दी से जान लो। तो इसका व्यापक रूप जो है ना वो होता है कि a1x, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हम व्यापक रूप में हमेशा 0 के इक्वल ही इसको लिखेंगे, ठीक है। और ये जो है केवल और केवल जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें सॉरी, तो ये जो है इसका एक व्यापक रूप हो गया। लेकिन अगर समीकरण युग्म की बात करें तो युग्म मतलब क्या होता है? दो होता है, जोड़ा होता है, इसका मतलब तो जोड़ा हुआ है ना, यानी कि पेयर, पेयर का मतलब दो, ठीक है। तो इसमें दो समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे? दो। ठीक इसी तरीके से एक तो ये हो गया, उसी तरीके से जो है x और y में ही एक दूसरा समीकरण भी होगा, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये जो हम व्यापक रूप लिखे हैं, ये आपका x और y दो बहुपद है, दो चर राशि है यहाँ पर, इन दोनों चर राशि के रूप में यहाँ पर हम एक समीकरण युग्म लिख दिए हैं, रैखिक समीकरण युग्म है। अगर ये यहाँ पर चर राशि में s या t के रूप में दे दे, x और y की जगह s या t के रूप में दे दे, तब हम कहेंगे कि ये जो है s और t के रूप में रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाला, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है s और t के रूप में। लेकिन यहाँ तो x और y के रूप में हम लोग लिखे हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वही हम लोग लिखे हैं। और ज्यादा विस्तार में हम लोग एक एक करके बात कर ही रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो हमेशा ध्यान रखना तुम। कंडीशन क्या होता है इसका, कि आपके बुक में तो सीधे सीधे लिख दिया कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बताएंगे, हम सीधे आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है C1 या C2 0 हो सकता है, C1 या C2 जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन A1 कभी 0 नहीं होगा, A2 कभी 0 नहीं होगा, B1 कभी 0 नहीं होगा, B2 भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका कारण क्या है भाई? तो कारण एकदम साफ है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि अगर A1 की जगह पर हम यहाँ रख दिए 0, तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, ये पूरा पद खत्म। तो अगर इधर कोई दूसरा नंबर भी है तो खाली y बचेगा, एक ही चर बचेगा। जबकि हमको चाहिए था क्या दो चर ना चाहिए रे, दो चर चाहिए, तो इस सबको जिंदा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिंदा रखना होगा हम लोगों को, इसको रखते हैं जिंदा। इसीलिए जो है ये हम बताएं कि इसमें जो गुणांक है x का और y का गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें x और y का गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद जो है व्यापक रूप तो समझ लिए हम लोग, इसके बाद है समीकरण का ग्राफ बनाना। कुछ एग्जांपल देते हैं, पहले ग्राफ बनाना सिखा देते हैं इसका हम, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया केवल एक समीकरण हुआ, समीकरण युग्म नहीं है ये। अगर इसी तरीके से हम ये बोले कि 7x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से दो समीकरण हम लिख दिए x और y के रूप में। तो ये हमारा हो गया समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हो गया ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक। अब इसमें जो है कभी भी एक बात ध्यान रखना कि आपको जो है इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है, ग्राफ बनाना आना चाहिए। क्योंकि जब हम ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों समीकरण को दिया हुआ है, ये दो समीकरण हमको दिया हुआ है, ठीक है, और इन दोनों से हमको x और y का मान जो है अगर ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है दो तरीका होता है। x और y का मान ज्ञात करने का कितना तरीका होता है? दो तरीका। एक होता है ज्यामितीय तरीका, ठीक है, ज्यामितीय विधि। एक होता है क्या? ज्यामितीय विधि। इसको हम लोग ग्राफीय विधि भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि भी कहते हैं, ठीक है। जो कि हम शुरू में ही बताए कि
ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से हर साल लॉन्ग वाले पोर्शन में जो है पूछा जाता है। ठीक है, ये रहा। इसके अलावा जो है एक बीजगणितीय मेथड भी होता है, बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो बीजगणितीय विधि में हम लोगों को 3 विधि पढ़ना है। कितना विधि पढ़ना है? 3 विधि हम लोगों को जो है अपने सिलेबस में पढ़ना है। नाम हम बता देते हैं। पहले विधि का नाम है विलोपन विधि। पहले विधि का नाम क्या है? विलोपन विधि, जो कि काफी ज्यादा आसान भी है। इसको सीखेंगे अभी हम लोग। एक पहले इसको शुरू से जो है पहले ग्राफ बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद विलोपन विधि समझेंगे। फिर उसके बाद एक आता है प्रतिस्थापन विधि। एक आता है क्या? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा होता है, वो होता है कौन सा? वज्र गुणन विधि। वो होता है क्या? वज्र गुणन विधि। स्टूडेंट्स को वज्र गुणन विधि जो है कई बार कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वज्र गुणन विधि जब भी हम सिखाएंगे इतना आसान तरीका से सिखाएंगे कि आप भी सोचोगे कि भाई क्या वज्र गुणन विधि तरीका जो है इतना आसान हो सकता है, इतना आसान पहले कभी नहीं सोचे थे, वैसा जो है आपको लगेगा ये चीज। ठीक है, ये सब चीज जो है बेसिक बातें हो गई कि कौन कौन सी विधियां हैं इसको हल करने के, उसके बारे में। अभी जो है हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफ बनाना हम सीखेंगे तो एक एक समीकरण का सीख रहे हैं कि पहले इसका ये वाला समीकरण का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर इस समीकरण का ग्राफ कैसे बनेगा, एक एक करके जो है दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से आप सुनना और समझना। ठीक है, मेन चीज यही होता है कि आपको ध्यान से सुनना है, और फिर जब हम आपको बोल दिए, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, उसको जाके प्रैक्टिस करो। जो बता दिए हैं उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है पहले ग्राफ बनाना सीख लो, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ये देखो, हम पहला वाला जो ये समीकरण है इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए जब भी ग्राफ बनाना होगा ना, तो हमको 2 चीज चाहिए। देखो, एक तो x कोऑर्डिनेट चाहिए और दूसरा y कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। ठीक है, तो जब भी ग्राफ बनाते हैं तो पहला बात तो ये क्लियर रखना है तुमको कि ये इस तरीके से जो है ग्राफ का पेज होता है हमारे पास, ये x और ये y होता है। ठीक है, और देखोगे तो इसमें हर एक सेंटीमीटर पर माने जो है वो एक मैपिंग किया हुआ होता है, उस पर ढेर सारा लाइन खींचा रहेगा, सबका दूरी बराबर होगा इतना। ठीक है, जितना ये था उतना ही ये रहेगा। फिर ऐसे इस तरीके से जो है ये पॉइंट्स बना के रखता है। ये क्या करता है? ये पॉइंट्स जो है ऐसे बना के ऑलरेडी जो है तुम्हारे लिए रखा रहता है इस पे। ठीक है, हम लंबा लकीर खींच रहे हैं ताकि तुमको दिखे। ठीक है, इस तरीके से जो है ये बनाए हुए रहता है। इसी तरीके से ऊपर की ओर भी जितना डिस्टेंस ये नीचे की तरफ जो है ये बनाया था, गैप छोड़ के काटा था, उतना ही गैप छोड़ के ऊपर भी ऐसे काटा हुआ रहता है। ठीक है, तुमको पेंसिल से बस इसको इस तरीके से, जैसे हम जो है एक छोटा सा लकीर खींच रहे हैं, वैसे ही छोटा छोटा लकीर जो है तुमको भी खींचना होता है। जो पॉइंट्स ऑलरेडी जो है दिया हुआ होता है, ठीक है, दोनों का क्रॉस पॉइंट दिया रहता है, वो होता है। तो ये ग्राफ में इसको जानते हो, जब यहाँ x और y एक्सिस कट करता है, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। इसका जो है निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। इसका निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0,0 होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक, ये इसका एड्रेस है कि ये ना तो x एक्सिस में गया है और ना y एक्सिस में गया है, कहीं नहीं गया है। जहां x एक्सिस और y एक्सिस मिल रहे हैं वहीं पे है, तो उसको 0,0 कह दिए। उसको क्या कह दिए? 0,0 कह दिए। ये मूल बिंदु हुआ। जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसी के रेफरेंस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो एक पहले पॉइंट हम बना के दिखाते हैं कि अगर हमको 4,3 जो है पॉइंट बनाना है, तो ध्यान रखना पहले जो है वो है x और बाद में जो है वो है y कोऑर्डिनेट है। तो ये इसका मतलब हुआ कि x में हमको 4 कदम चल के जाना है। तो ये 1 कदम हुआ, 2 कदम, 3 कदम, ये 4 कदम। x में जो है 4 कदम चल के आ गए हम लोग। ठीक है, प्लस था तो दाहिनी तरफ चले हैं, और माइनस होता तो लेफ्ट जाते। y में प्लस है तो ऊपर जाएंगे, और y में माइनस है तो नीचे जाएंगे। बस इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहुंच गए हम लोग, 4 तक पहुंच गए हैं।
अब ये 3 कदम जो है प्लस y में यानी ऊपर की ओर चलना है, तो ये 1 2 3 इसके ठीक सामने सामने है ना, ये ऊपर जाएगा और ये इधर से जो है ये 3 ऐसे आएगा, जहां पर ये कट करेगा वही वाला पॉइंट है, ठीक है, जहां पर ये कट करेगा ये वाला पॉइंट है अपना 4,3, ये है 4,3, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका जो है समझ में आए कैसे कभी भी पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स को डिनोट करना अगर सीख गए हो तो उसके बाद जो है इसमें क्या क्या लिखना है वो हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम तुमको एक कॉन्सेप्ट दिखाए हैं कि कब अगर तुमको जो है कोई पॉइंट इस पे रखना है तो तुम कैसे रखोगे, ये हम बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है असली खेल, यहाँ पर जो है क्या करना है, जब कभी भी अगर हम इस समीकरण का जो है ग्राफ बना रहे हैं तो इसको पहले मिटा दो भाई, इसको मिटा दो, ठीक है। दूसरे जगह लिख देते हैं 7x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 था, दूसरे जगह हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसका देखो समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ये ऐसे जो है हम लोग एक तरफ x का वैल्यू लेंगे और दूसरी तरफ y का वैल्यू लेंगे, कम से कम 3 वैल्यू, अगर 2 लेना है तो भी चलेगा, 2 वैल्यू पे भी चलेगा, बट हम तो ऐसे 2 ही लेते हैं, ठीक है, 2 ही लेके चलो, 3 वैल्यू रखोगे चाहे 2 रखोगे बात बराबर ही है, आसान रहेगा दुइये गो में, ठीक है। तो 2 वैल्यू हमको लेके चलना है कम से कम। तो क्या करो, इस तरीके से जब भी दिया हुआ है ना समीकरण, तो इसको खाली एक थोड़ा सा जो है सुधार करके लिखो, क्या लिखो कि इसको जो है बराबर में कोई दूसरी संख्या को ले आओ, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या, ये माइनस में है, इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेजो, बस इसको सुधार करके लिख दिए हैं। अब क्या करना है कि x का मान अगर हम 0 रख दे, ठीक है, x का मान हम अगर यहाँ 0 रख दे तब y का मान क्या आएगा, सो यहाँ पर लिखेंगे। तो x का मान अगर हम 0 रखें तो यहाँ पर 3 गुने 0 प्लस 4y बराबर 9 है, तो ये हो गया 0 प्लस 4y बराबर 9, 4y बराबर 9 हो गया, और y का मान यहाँ से 9/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है किस में आ गया, ये आ गया किस में, भिन्न के रूप में आ गया, बटा के रूप में आ गया। तो बटा वाला हमको नहीं लेना है, बटा वाला लोगे तो मुश्किल होगा, इसलिए ऐसा कोई वैल्यू रखो ना यहाँ पर जिसकी वजह से दोनों ही का दोनों पूर्णांक आ जाए। अगर हम यहाँ पर 1 रखे, ठीक है, यहाँ पर हम 1 रखे तो अब ये मन में ही करके देख सकते हो कि 3 एकम 3 हो जाएगा, इधर जाके घट जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 के बटा में ये 4 आएगा, समझ रहे हो ना। एक बार हम करके बताते हैं, नहीं तो ज्यादा फास्ट के चक्कर में तुम जो है कंफ्यूज हो जाओगे। तो x की जगह पर हम 1 लिख दिए, x की जगह 1 लिख दिए, प्लस 4y है और बराबर में 9 है, ठीक है, बराबर में 9 है। तो ये जो है 3 है, इधर जाके घट जाएगा, यानी कि जो है ये 6 हो जाएगा, 3 घट गया तो 6 हो गया। अब ये इधर जाएगा नीचे में तो 2 से जो है इधर सीधा जाएगा बटा में, तो ये 2 से 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो क्या ये पूरी तरीके से कटा, 3/2 आ गया, बटा में अभी भी है ना। तो अभी क्या करो कि इसको जो है छोड़ दो, इसको तुम क्या करो छोड़ दो, समझे। अब यहां पर हम रखे थे किसको, 1 को रखे थे, 2 को रख के देखो तो ये 3 दूनी 6, इधर जाएगा तो 3 बच जाएगा, 3/4 आ जाएगा, है ना, 3/4 आ जाएगा। y का मान वो भी बटा में आ रहा है, उसको भी छोड़ो। अगर हम यहाँ पर 3 रखे तब क्या होगा भाई, अगर हम यहाँ पर 3 रख दे x की जगह पर, x की जगह पर 3, तो 3 दिया ये 9 हो गया, इधर जाकर घट जाएगा, तो 9 घट गया तो ये 0 हो गया। अब जो है यहाँ पर बचा 4y इज इक्वल टू 0, तो y का मान भी यहाँ पर तुमको 0 मिल जाएगा, है ना, ये पूर्णांक में मिल गया, y का मान तुमको मिल गया क्या 0, ठीक है। तो पूरा पूरा मिल गया। ऐसे ही खोजना है, जब भी ग्राफ बनाना है तो ये काम तुमको करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है बोरिंग है, थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम इसमें बेहतरीन तरीका जो है हासिल कर लोगे और फास्ट कैलकुलेशन तुम कर पाओगे। तो प्रैक्टिस का खेल है ये, हम तुमको सिखाने के लिए जो है एक एक करके जो है बता रहे हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो है अब हम क्या करें, x का मान अब यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तब क्या होगा, देखो 4 तिया 12, इधर जाएगा तो -3 छोड़ दो, ठीक है। इधर फिर जो है यहाँ पर हम अगर 5 रखे तो 15 हो जाएगा, 5 रखे तो 15, इधर घटाओगे तो -15 हो जाएगा, 9 -15 हो गया, तो ये -6 बचेगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बार बताना जरूर, ठीक है। तुम लोग भी समझ पा रहे हो, ठीक है। हाँ ऐसे ही, तो ध्यान अटेंशन पे करके रखो, अटेंशन हटाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो -6 आ गया, -6 के बटा में 4 आएगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ 6 रख के देखो भाई, ठीक है, 6 रख के देखो, तो अगर हम यहाँ 6 रखे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, है ना। 18 इधर जाएगा तो 9 -18 -9 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कितना, -9 हो जाएगा। और ये 4y इक्वल में था तो ये फिर भी नहीं कटेगा, छोड़ दो, नहीं कट रहा है, छोड़ दो। फिर 7 रखो, 7 तिया 21, ठीक है। 21 रखोगे तो -21, तो 21 में से अगर जो है ये 9 - 21 की बात करें तो जो है 11 में से 9 गया 2, और फिर ये जो है -12 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा, -12 जो है ये बच जाएगा। और अब जो है ये 4 से कट जाएगा -3 बार में, है कि नहीं, 3 बार में कटेगा तो ये माइनस वाला साइन रह जाएगा, तो कुल मिला के -3, है ना। तो अगर हम x की जगह पर 7 रख दे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुमको खोज लेना है, ये 2 पॉइंट जो है खोज लेना है, समझे, समझ में आए ना। तो 2 पॉइंट ऐसे ही खोज लो, थोड़ा मेहनत लगेगा। और अब इसको पॉइंट्स को यहाँ पर डिनोट करो, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट x और y, जब भी देखो x और y लिखना है, ये नहीं कि x और x लिख देना, 3,7 मत लिख देना, ठीक है। कभी भी पॉइंट होगा तो एक x होगा, पहला वाला x दूसरा वाला y, हमेशा पहला x दूसरा y। तो देखो यहाँ ये जो है पहला x हो गया और दूसरा y, तो इसको 3,0 हमको पहला पॉइंट चाहिए, मतलब x में 3 कदम जाना है और y में एक भी कदम नहीं, ना ऊपर न नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आओ इधर, x में 3 कदम चल के जाओ, ठीक है। तो x में 3 कदम जब चल के जाओगे तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा 1 2 3, ये वाला पॉइंट मिल गया। इसको ब्लू कलर से दिखा दे, क्या दूसरे कलर से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो है ब्लू कलर से दिखा देते हैं, ये हो गया 3, ठीक है। और y में तो जाना नहीं था तो ये वाला पॉइंट हमारा यहीं पे हो जाएगा, तो इसका खाली नाम लिख दो 3,0, 3,0 हम यहाँ पॉइंट का नाम लिख दिया। अब इसके बाद देखो x में 7 कदम जाना है, x में 7 कदम जाना है, ठीक है। तो ये 5 6 7 ऐसे ही बढ़ते गए, 7 के ऊपर चले गए, x में 7 कदम चलेगा। और इसको अभी जो है तुरंत हाईलाइट मत कर देना, ठीक है। करना क्या है कि ये x में 7 कदम गए, यहाँ पर जाके रुके हुए हैं, यहाँ पर जाके रुके हुए हैं। अब जो है देखना y में कितना जाना है, तो -3 का मतलब नीचे में, ठीक है। तो इतना ही डिस्टेंस पर इधर भी जो है सेम डिस्टेंस पर -1 -2 और -3 का जो है कटा हुआ रहेगा, तो इधर -3 आ गया, -3 के सामने सामने और ये 7 के सामने सामने जो पॉइंट मिलेगा तुमको, ये हो गया तुम्हारा 7, -3, ये हो गया 7, -3 हो गया। पॉइंट्स को डिनोट कर दिए, ये पहला पॉइंट डिनोट हो गया, दूसरा पॉइंट डिनोट हो गया, ठीक है। बस इन दोनों पॉइंट्स को स्केल लेकर के मिला दो, स्केल लो और इन दोनों को मिला दो। स्केल जब भी मिलाओगे तो करना क्या है कि ये इस तरीके से स्केल रखना, और पेंसिल रख के, पेंसिल बार बार रख के एडजस्ट कर करके जो है देख लेना कि दोनों एक ही लाइन में आ गया है। उसके बाद पेंसिल से इसको ड्रॉ करना है, ग्राफ जब भी बनाना है पेंसिल से, ठीक है। तो इसको जो है इन दोनों को जो है इस तरीके से जो है तुम क्या करो, मिला दो, इस तरीके से जो है मिला दो, ठीक। ये हो गया ग्राफ। और ये किस समीकरण का था, कौन सा समीकरण का था, है ना। तो उस समीकरण का नाम भी तुम यहाँ पर लिख दो, ये जो है 3x + 4y = 9 का ग्राफ है, ठीक है। बराबर 9 लिखो, चाहे इस तरीके से 3x + 4y - 9 = 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले ग्राफ बनाना हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। ग्राफ बनाना सीख गए सबके सब, ठीक है। ग्राफ बनाने का यही तरीका है कि तुम आसान पॉइंट्स देखो। अब तुम अगर बटा वाला पॉइंट्स जो मिल रहा था, बटा वाला जैसे 4/3 मिल रहा था, अब इसको ये वाले पॉइंट में कहाँ पर 4/3 रखोगे,
ठीक है, एग्जैक्ट जो है पॉइंट नहीं रख पाओगे यहाँ, और एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ नहीं रखा पाएगा तो जो आंसर है तुम्हारा वो गलत आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। तो तुम्हारा जो मार्क्स 5 मार्क्स पक्का मिल जाना चाहिए था, ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद भी जो है ये 0 मार्क्स मिलेगा, ये मिलेगा 0 मार्क्स। तो इससे बचना है ना हमको, इसीलिए जो है हम यहाँ पर केवल ऐसा पॉइंट्स लिखे हैं जो पूरी तरीके से जो है पूर्णांक है ना, भिन्न के रूप में नहीं है, पूर्णांक के रूप में ही है, ठीक है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो या 0 हो, ठीक है। तो बस ये चीज जो है हमेशा ख्याल रखना, ग्राफ जब भी बनाओ एक बात का ख्याल रखो कि ये पॉइंट्स हम ऐसे चुनेंगे जो पूर्णांक हो, भिन्न के रूप में मत चुनना, ठीक है, इससे बचो, समझे। तो ग्राफ जो है तुम्हारा आसानी से बन जाएगा। हाँ, ये पॉइंट ढूंढने में थोड़ा जो है समय लगता है, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस का चीज है, समझे कि नहीं। और मार्क्स चाहिए तो इसको प्रैक्टिस करो तुम, ठीक है। तो एक काम करना, अभी जो हम क्वेश्चन दिए थे ये 7x प्लस 2y माइनस 5, इसका ग्राफ बनाना है तुमको, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है क्या, 7x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बना करके दिखाओ हमको, ठीक है। जब तक बनाओ, हम वीडियो को रोक दे रहे हैं, बनाओ जल्दी से। चलो देखो, तो ये जो है एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा हुआ है, 7x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को ग्राफीय रूप में निरूपित करे या व्यक्त करे, ठीक है। ये जो है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा ग्राफ बनाने के लिए, केवल ग्राफ बनाने के लिए अगर बोलेगा तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, ठीक है। और ये जो है काफी आसान भी है बनाना, ठीक है, लेकिन इसको हम सजेस्ट क्या करेंगे, 2 मार्क्स का तो है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन देखना तुरंत टूट मत जाना कि इसी को हम तो बनाइए करेंगे, नहीं, इसको हम लास्ट में बनाएंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्यों? क्योंकि हम बताएं कि इसमें पॉइंट्स ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। अभी ना बताए हैं, एक एग्जांपल करके बताए हैं, पॉइंट्स ढूंढने में समय लग रहा था कि नहीं लग रहा था। तो ये क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग है। तो लास्ट में अगर तुम्हारे पास टाइम बच गया है और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुमको यही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा था तुम सारा बना चुके हो, लेकिन तुमको एक क्वेश्चन और बनाना रह गया है और उसको तुमको बनाना है, टाइम भी है तुम्हारे पास, तब इस क्वेश्चन के पास आना है ना। एक गाना था ना कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ जाए, है ना, फिर मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तेरे लिए, ठीक है, इस तरह का था, तब तुम आना मेरे पास प्रिय, ठीक है। अब ठीक से गाना याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ सीन इसके साथ भी करना है, समझे, कि यहाँ पर जो है जब लास्ट में तुम्हारे पास समय बच गया है और मजबूरी है कि इसी क्वेश्चन को बनाना है, तब इसके पास आएंगे, समझे, समझे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो हल करते समय इसको क्या करना है, पहले तो समीकरण को लिख लो कि समीकरण कौन सा है, इसको यहाँ पर लिख लो, ठीक है। समीकरण जो दिया हुआ है, तो समीकरण जो है आपको दिया है 7x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको तुम चाहो तो थोड़ा सा जो है चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, इक्वल में इस तरीके से करा लो इसको ऐसे, ठीक है। और अब जाके जो है हमें वो बॉक्स बनाना है और पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है, पॉइंट्स ढूंढकर लाने हैं हमें। तो अब इसके लिए क्या करो, एक आसान काम हम क्या बोलेंगे तुमको कि ये बॉक्स तो बनाइए करो, ठीक है, बॉक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स तो तुम बना ही लो, ठीक है। यहाँ पर एक आसान काम करना क्या है, थोड़ा सा इसको जो है बड़ा रखो, थोड़ा सा ऐसे, ठीक, ये x हो गया और इस तरीके से, और यहाँ पर y, तो रफ में y निकालो पहले, इस ये जो है यहाँ पर हम करके बताते हैं 7x प्लस 2y बराबर 5 है, इसको y पहले निकाल लो, तो 7x जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो 2y बराबर 5 माइनस 7x हो जाएगा। अब यहाँ 2 बच गया है गुना में, तो ये भाग में चला जाएगा, तो 5 माइनस 7x बाई 2, इसको जो है तुम यहाँ लिख लो y बराबर, ठीक है, 5 माइनस 7x बाई 2, इस तरीके से लिख लो, ठीक है, ये लिख लिया हम लोग। अब ये काम जो है रफ में किए थे, कहाँ किए हैं, रफ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ये काम कहाँ किए हैं, रफ में किए हैं। अब इसके बाद देखो इसका क्या फायदा होगा,
ये जो अभी हम लोग बार बार जो है पॉइंट्स ढूंढ रहे थे उसमें काफी ज्यादा देर लग रहा था, तो ये जो है उस समय को लगभग लगभग आधा कर देगा, रिड्यूस कर देगा सीधे सीधे। तो x का मान अगर हम 0 रखें तो यहाँ पर देखो x का मान अगर हम 0 रख के देखें, यहाँ पर लिखना मत अभी, ठीक है, और ये जो है बस अभी मन में करके देखना है कि x का मान अगर हम 0 रखें तो यहाँ पर ये x का मान 0 चला जाएगा, तो गुना करेगा 7 से, -7 से, है ना, तो 0 हो गया। यानी कि ये -7 से गुना कर दिया तो 0 हो गया यहाँ पर। तो 5 - 0, 5/2, ये तो बटा में आ जाएगा, तो 0 नहीं रखना है। एक अगर रख के देखे, एक रख के देखे तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, 7 गुने 1 यानी कि -7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें कि -7 से अगर हम इसको गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, -7 से जो है अगर इसको जो है घटाएंगे, गुना नहीं घटाएंगे, तो 5 - 7 -2 होगा, अब बटा में 2 है तो कट जाएगा एक बार में, यानी कुल मिला के -1 बचेगा, तो -1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, -1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जो है इसी बात पे जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर -1 रख के देख लेते हैं, x की जगह पर -1 रख के देख लेते हैं, तो 5 - 7 x की जगह -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 एकम 7, तो ये हो गया 12, अब बटा में 2 है तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 6 आ गया। तो इसमें देखो कि पॉइंट्स ढूंढने में कितना ज्यादा आसानी हो गया, इसमें काफी कम टाइम में जो है हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से बनाने से जो है बहुत इतना ही कम समय लगेगा, थोड़ा और समय लग सकता है। ये क्वेश्चन के सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का सिचुएशन यहाँ पर जो था, यहाँ से हमको आइडिया मिल गया था कि यहाँ पर अगर ऊपर में कोई ऐसा संख्या आए जो 2 से कटे, साफ साफ आइडिया मिल रहे हैं कि ऊपर में हमको कुल मिला के 5 - 7x को कुल मिला करके हमको ऐसा संख्या बनाना है कि x की जगह पर कोई ऐसा संख्या रखे जिससे कि ये ऐसा संख्या बने जो 2 से भाग लग जाए। तो यहाँ पर 1 रखने से जो है -2 हो गया था, 2 से भाग लग गया। अगर हम यहाँ -1 रख दिए तो ये माइनस माइनस प्लस, और 7 5 12 हो गया, वो हमको दिख गया था। तो 12 जो है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये इसीलिए जो है यहाँ पर आसान हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर बताए कि इस तरह का जो है काम एक बार कर लोगे ना तो काफी ज्यादा आसान जो है हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जाके पॉइंट्स तो मिल ही गया, पॉइंट्स मिल गया तो फिर टेंशन किस बात का, पॉइंट्स मिल जाए बस राम कहानी इसका खत्म। तो ये ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ पेज के ऊपर में जाएंगे, यहाँ पर जो है पॉइंट्स बनाएंगे। हमको देखो पॉइंट्स पहले से देख लो कि x में सबसे बड़ा और छोटा पॉइंट क्या चाहिए। x में सबसे बड़ा पॉइंट 1 चाहिए और -1 चाहिए। ठीक है, तो दाएं और बाएं 1 भले एक ज्यादा बढ़ा के लिख दो, भले एक ज्यादा बढ़ा के लिखो, अच्छा रहेगा ऐसे। ठीक, अब इसके बाद y में देखो, y में सबसे बड़ा 6 चाहिए, y में सबसे बड़ा 6 और माइनस में 1 चाहिए, तो माइनस वाला नीचे जाएगा और प्लस वाला ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ हुआ। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, छठा हुआ, और ये ऐसे सातवां हुआ। ठीक है, तो ये ऊपर भी चला गया, नीचे में एक पॉइंट उतरना है। ठीक है, तो ये -1 हो गया। ठीक है, ये -1 भी हम लिख लिए, ये तो जो है ओरिजिन था, हो गया। अब इसके बाद देखो x और y, जब भी पॉइंट को लिखेंगे x और y तो 1 और -1, तो x में 1 जाएंगे और y में -1। ठीक है, x में 1 गए हैं और y में -1, तो इधर दाहिने आ गए 1 के पास और y में माइनस, यानी नीचे की तरफ -1 के सामने ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे कटेगा। ठीक है, तो इस कट पॉइंट को ही हमें लिख लेना है, पेंसिल से थोड़ा हाईलाइट कर देना है। अब ये नहीं कि बड़ा सा पॉइंट ऐसे बना देना है, बस छोटा सा पॉइंट जो दिखाई दे, ठीक है, नजर आना चाहिए, ये नहीं कि अदृश्य बना देना है। ठीक है, नजर आना चाहिए ऐसा पॉइंट जो है यहाँ पर बनाए, और बहुत बड़ा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखो पहला पॉइंट जो है अपना क्लियर हो गया है, बन गया है, वहां पर लिख चुके हैं, नाम लिख दो खाली इसका, ये है 1, -1। ठीक है, 1, -1 था। इसके बाद देखो ये x में -1 यानी कि लेफ्ट साइड, और y में +6 यानी ऊपर, तो -1 लेफ्ट साइड आ गए, यहाँ से ओरिजिन से लेफ्ट साइड चल के यहाँ 1 के ऊपर आ गए,
और ऊपर में 6 बढ़ के जाना है, तो इसके ठीक सामने सामने ऐसे, जब ये ठीक सामने सामने ये जाएगा और यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है तुमको दिखाई दे रहा होगा एक कट पॉइंट, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। और ये हो गया तुम्हारा क्या, -1,6। एक्स वाले को पहले लिखना है। अब स्केल से जो है इसको मिला लो, ठीक है, स्केल से क्या करो, इसको मिला लो इस पॉइंट को, ठीक है, स्केल से इसको मिला लेना है, ठीक है, स्केल से मिला लो और इसका नाम लिख लो, क्या था, इसका नाम हो जाएगा 7x + 2y - 5 = 0। ये हो गया इस समीकरण का ग्राफ, ठीक है। तो ये तरीका जो है आपको अपनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्राफ बनाना सब समझ गया, ठीक है। और ये 2 मार्क्स के लिए जो है पूछ सकता है, तो ये अंतिम उपाय रहेगा हमारा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इस तरीके से जो है हम काम करेंगे, ठीक है। अब चलो इसके बाद जो है कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जो है कई बार तुमसे क्या कहता है कि इस तरह का जो है समीकरण दे देगा, ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ऑप्शन ए में देगा, ठीक है, कहेगा कि इसका एक हल है, इस समीकरण का एक हल है, निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉइंट देगा 1 - 1, दूसरा पॉइंट दे देगा 0, -1, तीसरा पॉइंट दे देगा तुमको 4, 3, और चौथा पॉइंट जो है दे देगा कोई नहीं, चाहे कुछ भी और भी ऑप्शन में दे सकता है वो, ठीक है। तो इसमें हमको आंसर कैसे पता चलेगा, तो क्या करना है कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसमें x और y का ऐसा मान हमको चाहिए जिसके लिए अगर x का मान यहाँ रख दे और y का मान यहाँ रख दे, तो ये पूरे को जोड़ घटाव करने के बाद जो है मेरा आंसर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करके देखो, जो इस बात को सेटिस्फाई कर गया वो इसका आंसर होगा, और जो नहीं सेटिस्फाई किया वो इस ग्राफ के ऊपर में नहीं है, ठीक है। कोई पॉइंट अगर इस ग्राफ के ऊपर में है तो वो इसके समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि अगर x और y की जगह पर उस पॉइंट को रखे तो राइट साइड में जो भी संख्या है, 5 है, 10 है, 0 है, जो भी है वो उसके बराबर आएगा, यानी कि समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज से हमको पता करना है कि कोई पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट इसके ग्राफ के ऊपर में है, तो जो इसको जो है लेफ्ट साइड में रखने पे राइट साइड में 5 आ जाए, उसको कहेंगे हम लोग कि ये ग्राफ पर है, ठीक है। तो 1, -1 को अगर रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ -1 तो यानी प्लस माइनस और 2, तो 7 - 2 5, यानी कि कुल मिला के 5 आया, बराबर आया, राइट साइड के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसके ग्राफ के ऊपर में है। उसी तरीके से ये -1, 6 ये भी इसके ग्राफ के ऊपर में है, तभी तो हम ये ग्राफ बनाए हैं ना यहाँ, ठीक। अब ये सब जो है देखें तो 0 अगर x की जगह पर रख दे तो ये तो हो जाएगा 0, और y की जगह -1 रखे तो -2, तो लेफ्ट साइड में -2 हो जाएगा और राइट साइड में 5 है, दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके ग्राफ के ऊपर में ये नहीं है, ये सब इसके ग्राफ के ऊपर में नहीं है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है इसके ग्राफ के ऊपर में है, या पूछेगा कि कौन इस समीकरण का एक हल है, ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चंस है वो हमारे एक्सरसाइज में ही मिलेगा। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको और सिखाते हैं जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसको समझना, पहले जो है इसको लिख लो, पहले तो ये लिखो, इतना अपने भाषा में लिखो, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बताते हैं। चलो देखो, ये जो है एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय जो है काफी ज्यादा आसानी हो जाए हम लोगों के लिए। देखो ध्यान से सीखना इस बात को, ये जो है टॉपिक हम लिखे हैं समीकरण युग्मों का हल, ठीक है। माने समीकरण का युग्म अब दिया रहेगा हमारे पास, जैसे ये 2 समीकरण दिया है, ऐसे पेयर में 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा और इसका हल ज्ञात करना है। केवल एक समीकरण होता तो उसका हल ज्ञात करना आसान है, एक जगह x की जगह 0 रख के देख लेंगे और दूसरी जगह पहली बार फिर y का मान निकल जाएगा, ठीक है, और दूसरी बार y का मान 0 रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है दोनों का ही मान जो है आपको निकल के पता चल जाएगा इसका कौन कौन सा जो है
x और y की जगह पर क्या क्या रखा जा सकता है, जिसके बाद जो है ये -4 अगर उसमें कर दे तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण, एक समीकरण दिया रहेगा तो उसका हल तो आसान है, लेकिन समीकरण युग्म दे दे, अगर 2 समीकरण दे दिया है आपको और फिर उसका हल करना है, तब आप क्या करोगे? तब आपके पास समस्या आ जाती है, आप जो है अंदाजा से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बंद कर दो, अंदाजे से जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ तरीका होता है, तो उसका तरीका जो है एक फिल्टर है, उसको कह सकते हैं फिल्टर, है ना। फिल्टर में पहले उसको पास करा के देखेंगे कि भाई इसमें अगर वो पास हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी व्यापक रूप हम लोग देखे हैं वहीं से समझाते हैं। ठीक है, व्यापक रूप जो देखे हैं उसके आधार पर हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। ये व्यापक रूप पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो है समीकरण का युग्म आपको दे रखा है, समीकरण का युग्म दिया हुआ है इसने। अब जो है 3 स्थितियां होती हैं, 3 स्थितियां होती है। ठीक है, 3 सिचुएशन है यहाँ पर। अब इसको समझो, तीनों सिचुएशन क्या है कि ये जो है x का गुणांक a1 है। ठीक है, पहले समीकरण के लिए y का गुणांक b1 है, और ये पहला अचर पद है। x का गुणांक ये a2 भी है, x का गुणांक ये b2 है। ठीक है, और c जो है वो अचर पद तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से इनके गुणांकों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। गुणांकों के अनुपात से हमें पता चलेगा कि कोई जो है हल इसका संभव है या यूं ही दे दिया है, हल है ही नहीं और माथा पीछे कर रहे हैं, है ना। ऐसा भी होता है कि कई बार इसका हल ज्ञात ही नहीं किया जा सकता और हम निकालने पे तुले हुए हैं। तो ये पहले इसका जो है फिल्टर यूज करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखो, x का गुणांक एक तरफ, y का गुणांक दूसरी तरफ, c का जो कि अचर पद है उसको अलग। ठीक है, एक साथ। तो ऊपर में हमेशा जो है हम लोग पहले वाले समीकरण को रख रहे हैं, ऊपर में हम लोग रख रहे हैं किसको? पहले वाले समीकरण को रख रहे हैं। तो a1 बाई a2 करें, यानी x का गुणांक का अनुपात जो है वो y के गुणांक के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर b1 और b2 के अनुपात ऐसे ज्ञात कर लिए, ठीक है, a1 और a2 का अनुपात ज्ञात किए, b1 और b2 का अनुपात ज्ञात करें और देखें कि ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसके बाद जो है c1 और c2 यानी अचर पद बराबर है या बराबर नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस इतना पहला में देख लो, पहला सिचुएशन में ये देखो कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि केवल और केवल एक ही हल है, x और y का केवल और केवल एक ही ऐसा वैल्यू है जो इस दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, दोनों समीकरण के कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि केवल और केवल एक ही हल है, केवल एक ही हल है इसका। ठीक है, यानी कि अद्वितीय हल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। एक ही हल है तो अद्वितीय हल इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अद्वितीय हल। इसके अलावा इसका ग्राफ अगर हम बनाए तो ग्राफ जो है वो इसका प्रतिच्छेदी बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को कट करता हुआ। दो समीकरण है तो एक लकीर ऐसे जाएगा एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ किसी तरीके से जाके ऐसे इसको कट कर देगा, किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके ये कट कर देगा। ठीक है, तो यही जो कट किया है ना, यही इसका सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, ग्राफ में। तो इसका मतलब ग्राफ जो है इसका क्या है? ग्राफ इसका जो है वो है प्रतिच्छेदी। ठीक है, अब इसके बाद इसका निकाय की बात करें, दोनों जो है मिलकर के एक निकाय यानी सिस्टम बना रहा है, तो कैसा? इसका हल संभव है कि नहीं? अगर हल हो रहा है तो उसको हम संगत निकाय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संगत निकाय कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग संगत निकाय कहते हैं। समीकरण युग्मों को संगत निकाय कहेंगे, और हल नहीं हो रहा है तो असंगत। तो इसमें तो हल हो रहा है ना, तो इसमें हल हो रहा है तो इसलिए जो है हम लोग इसको संगत निकाय कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग
3 पॉइंट जो है इससे समझे कि इस ऐसा अगर अनुपात आया है, बराबर नहीं है अनुपात, तो 3 बातें। एक तो केवल और केवल एक ही हल है, दूसरा ग्राफ जो है इसका प्रतिच्छेदी है, तीसरा हल इसका संभव है, इसका मतलब संगत निकाय है। ठीक है, संगत निकाय है। अब जो है दूसरा कंडीशन क्या है अनुपात में, तो ये A1 बाई A2, ये B1 बाई B2 और C1 बाई C2 इस तरह का हालत दे रखा है, और दोनों ये सब जो है बराबर हो जाए, ये सब के सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है भाई आपको, तो ऐसी स्थिति में जो है सिंपल सी बात है कि इसमें जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा जो है शायद कुछ जो है इसमें गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट खाली हम देख लेते हैं, बस 1 मिनट। चलो ठीक है, ओके। ये जो है यहाँ पर जो है ये क्या होता है, संपाती होता है। इसका ग्राफ कैसा हो जाता है, संपाती। अभी संपाती का मतलब भी बता देते हैं क्या होता है ये। ठीक है, तो ये जो है ग्राफ इसका कैसा हो जाएगा भाई, तो ग्राफ हो जाएगा इसका संपाती, इसका ग्राफ हो जाएगा संपाती। संपाती मतलब कि ये एक ग्राफ जो है ऐसे गया, ठीक है, इसी के ऊपर जो है दूसरा ग्राफ भी चला जाएगा, सेम लाइन के ऊपर दूसरे समीकरण का भी ग्राफ चला जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं, संपाती। ठीक है, कोलिनियर इसको बोलते हैं, समझ में आया। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा संपाती होगा। और संपाती मतलब कितने पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहे हैं, तो दोनों हर एक बिंदु पर, यहाँ भी कट कर रहे हैं, यहाँ 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 अनगिनत बिंदु है इस पर ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, कट कर रहे हैं तो जितनी बार कट करेगा उतना उसका हल है, यानी अनगिनत बार ये हल हो जाएगा इसका, तो इसका अनगिनत हल होगा। इसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हल होगा। इसका क्या होगा, अनगिनत हल होगा। बस इसको हम लोग ग्राफ जो है निकाल करके दिखा देंगे, जब भी अगर ऐसा सिचुएशन रहे ना तो ग्राफ बना करके दिखा देंगे बस। उसमें जो है बीजगणितीय हल संभव इसका नहीं होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो, ये हो गया अनगिनत हल हो गया इसका। अब ये जो है संगत निकाय है कि नहीं, निकाय कैसा है, संगत है या नहीं, तो हम क्या बताएं, हल निकले तो संगत और नहीं निकले तो असंगत, है ना। तो यहाँ हल निकल रहा है कि नहीं, निकल तो रहा है, अनगिनत है, बहुत सारे हल हैं, तो इसको जो है संगत में रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, संगत निकाय हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, संगत निकाय। अब देखो इसके बाद एक और बात कि ये जब संगत निकाय होता है ना, तब उसको आश्रित निकाय भी कहते हैं। संगत निकाय को ही आश्रित निकाय भी बोला जाता है। तो इसको जो है यहाँ पर लिख लो, संगत निकाय को ही आश्रित निकाय कहते हैं। अब इसके बाद देखो तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये इक्वल है, लेकिन ये C1 बाई C2 इक्वल नहीं है। तब क्या कंडीशन हो जाएगा, तब सिचुएशन ये हो जाता है कि आपके पास जो है इसका ग्राफ जो है वो पैरेलल होगा, ग्राफ जो है वो समानांतर होगा, समांतर होगा, ग्राफ समांतर होगा। मतलब कि एक ग्राफ अगर इस तरीके से जा रहा है तो दूसरा ग्राफ इसके ठीक पैरेलल में जाएगा, दूसरा ग्राफ इसके ठीक पैरेलल में जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, ठीक है, ये इसका ग्राफ जो है सीधे सीधे पैरेलल में चला जाएगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा नहीं दिख रहा है इसको, चलो इतना पर है, अब दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा जो है हमेशा गड़बड़ ही रहता है, बार बार जो है चेंज करना पड़ता है, कुछ भी करो ये लास्ट वाला कुछ ना कुछ जो है कट ही जाता है। तो अब कोशिश करेंगे कि लास्ट में उधर लिखे ही ना, बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका जो है ग्राफ जो है समानांतर होता है, यानी कि कभी कट नहीं करेगा, कभी कट नहीं करेगा, तो इसका कितना हल होगा, इसका कोई हल होगा ही नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, बस ग्राफ बना के दिखाना होता है। और इसको निकाय के रूप में कैसा निकाय कहेंगे, असंगत निकाय कहेंगे। ये कैसा निकाय होगा, असंगत निकाय जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये देखें। अब ये जो है 3 बात हमेशा याद रखना, ये 3 बात जो है हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, हर जगह ये एक चीज काम आएगा तुमको। ऑब्जेक्टिव में क्या कह देगा कि 2 समीकरण युग्म दे देगा और बोलेगा कि इसके कितने हल संभव हैं। ठीक है,
ऑप्शन दे देगा अनगिनत, दूसरा ऑप्शन रहेगा केवल एक, तीसरा ऑप्शन रहेगा 10 या चौथा ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। ठीक है, तो 10 वाली तो बात होगी नहीं, तो अनुपात देखेंगे पहले कि अनुपात अगर इस तरह का है, ग्राफ प्रतिच्छेदी बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एक ही हल है, अद्वितीय हल है। ऐसा अनुपात आया, तीनों अनुपात बराबर, तो अनगिनत हल है, बहुत सारे हल होंगे। और अगर ये C1/C2 जो है इक्वल नहीं रहा, C1/C2 इक्वल नहीं रहा, तो हम उसको कह देंगे क्या कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल इसका संभव नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है आपका रहा, इस चैप्टर का जो भी बेसिक था वो सारा बेसिक हम बता दिए हैं, एक भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है। अब इसके बाद रहा आपका होमवर्क की बारी। तो होमवर्क में हम आपको जो है एक्सरसाइज जो है 3.1 दे रहे हैं। ठीक है, 3.1 अभी पढ़ाया नहीं है, बट एक बार जो है, अच्छा छोड़ो 3.1 छोड़ो, होमवर्क में आपका रहेगा कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख के दे रहे हैं, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है इसका, समझे, ग्राफ बनाना है आपको। ठीक, ग्राफ बनाए। ठीक है, ग्राफीय रूप में निम्नलिखित समीकरण को, ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय रूप में नियुक्त नहीं, निरूपित करें। ठीक है, तो पहला हम हेडिंग जो है आपके होमवर्क में जो लिख करके देंगे उसमें रहेगा। ठीक है, हम खाली क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 7x + 4y - 3 = 0। ठीक है, दूसरा जो है आपका रहेगा क्वेश्चन कि 2x + -3y = 6। अब इसके बाद जो है तीसरा रहा आपके लिए 7y - 2x = 11। इसके बाद जो है आपका चौथा 9y = 2x + 1। ये भी समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका भी ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, इसके बाद फिर जो है ये रहा आपका कि x = +2y - 7, इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, हम ग्राफ बनाना है। और ये होमवर्क चेक कहाँ होगा आपका, तो हमारे होमवर्क सबमिशन पोर्टल के ऊपर जो है आपका होमवर्क चेक होता है, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाइए। ठीक है, और पहले तो एक काम करिए कि इसको जो है सॉल्व करिए कॉपी के ऊपर। ठीक है, ग्राफ पेज के ऊपर जो है इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर इसका पीडीएफ बनाइए, इस क्वेश्चन का जो है पीडीएफ बनाइए, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ बनाइए और फिर इसको जो है हमारे होमवर्क सबमिशन पोर्टल के ऊपर में जाके अपलोड कर दीजिए अपने नाम और कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका कॉपी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और इसको हम चेक कर सकते हैं। तो है ना एकदम बेहतरीन तरीका आपके लिए कि आप जो है ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ो भी, होमवर्क भी मिलेगा और उसका होमवर्क जो है वो चेक भी हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि आपको जो है यहाँ पर सीरियस रहना है। हम यहाँ पर सीरियस रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सीरियस रहना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो है एग्जाम में जाकर के आपको लिखना है, प्रैक्टिस आपको करना है। आप अपने घर पे हैं, हम अपने घर पे हैं, हम अपनी जगह पर जो है, लेकिन फिर भी एक रिश्ता हम दोनों को जोड़ के रखा है, वो है ये जो प्लेटफॉर्म है उसने हमें जोड़ के रखा है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करने का तरीका जो है आपके पास है, बेहतर गाइडेंस के लिए ही जो है ये सब होमवर्क सबमिशन पोर्टल बनाए हैं। इसके अलावा जो है आपका डाउट आस्किंग के लिए जो है हम एक पोर्टल बनाए हैं। ठीक है, तो आप अपना डाउट के लिए भी एक अलग से लिंक जो है उसमें प्रोवाइड कराया हुआ रहता है। ठीक है, आप उस पर डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप जो है इस लिंक पर जाके डाउट नहीं पूछना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, इंस्टाग्राम तो सब लोग यूज करते ही होंगे, इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, सबका लिंक जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के उसको ज्वाइन करिए, वहां पर मैसेज करके आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि हमारे व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बना हुआ है जिसमें हम क्लास से रिलेटेड अपडेट्स और नोट्स वगैरह जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो उस कम्युनिटी में जितना जल्दी से जल्दी आप जुड़ सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जब कोई भी कम्युनिटी में हम कोई चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ पहले से अपलोड करके रखे हैं,
और आप बाद में उसमें ज्वाइन करोगे तो आपको वो नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, एक आपके लिए फायदे का बात रहेगा कि टेलीग्राम चैनल पर जो है सारा चीज मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को भी जो है आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिट जो है ये देगा ये चैनल, ठीक है। तो ये सब अलग अलग लिंक्स जो है वो आपके सुविधा के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमसे इंटरेक्ट कर सको, कांटेक्ट कर सको और अपने तैयारी को बेहतर बना सको, मजबूत बना सको। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये सब होमवर्क बना करके सबमिट जरूर कर देना, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। कुछ क्वेश्चंस, बड़ा बड़ा क्वेश्चंस दिया रहेगा, इतना बड़ा बड़ा, जब हम बोर्ड पे लिखेंगे ना तो आधा बोर्ड जो है देखना क्वेश्चन से भर जाएगा, लेकिन उसको सॉल्व करना का तरीका जो है वो काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम लोग सीख चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लो और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहो। रोज शाम 6:30 बजे में जो है हमारी क्लासेज आ जाती हैं, आकर के देख लिया करो। ओके, जय हिंद।